नमस्कार, मैं नरेंद्र सिंह मान, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहारी पानीपत, एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, एजुसेट टेलीकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11वीं के राजनीति विज्ञान विषय पर चर्चा करेंगे और राजनीति विज्ञान की कक्षा 11वीं की प्रथम पाठ्य पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत, जिसका अध्याय 9 पर आज चर्चा होगी। प्रिय विद्यार्थियों, अध्याय 9 शांति को हमने 2 भागों में बांटा है। आज के व्याख्यान के अंदर हम शांति भाग 1 पर चर्चा करेंगे। शांति भाग 2 अगले व्याख्यान के अंदर चर्चा होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान का जो मुख्य उद्देश्य है वो इस तरह से है कि इस पाठ का परीक्षा उपयोगी अध्ययन करना, ताकि आप परीक्षा के लिए इस अध्याय को तैयार कर सके। उसी के साथ साथ में इस व्याख्यान का एक और मुख्य उद्देश्य है और वो उद्देश्य इस अध्याय को आपके पाठ्यक्रम के अंदर शामिल किया जाना है। आपके पाठ्यक्रम के अंदर इसको शामिल क्यों किया गया है? क्योंकि विश्व के अंदर अशांति बहुत है और विश्व में शांति स्थापित करने का उद्देश्य जो है वो आपके माध्यम से उसको पूरा किया जाना है। तो इसलिए हमारा मुख्य उद्देश्य विश्व में युद्ध, हिंसा, शस्त्रीकरण से अलग एक वैश्विक शांति के महत्व को समझना भी है। प्रिय विद्यार्थियों, उसी के साथ साथ में शांति के साधनों को भी समझना है और स्वयं को विश्व शांति के लिए हम चिंतन कर सकें, कार्य कर सकने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें, ताकि विश्व के अंदर शांति स्थापित हो सके। यह हमारे इस व्याख्यान का मुख्य उद्देश्य है। इस व्याख्यान के अंदर जो हम चर्चा करेंगे, जो क्षेत्र रहेगा वो इस तरह से है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शांति क्यों, शांति क्या है, शांति शब्द का अर्थ क्या है और आजकल इतनी कमजोर क्यों है शांति, शांति की स्थापना के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, हिंसा के बढ़ने के क्या क्या कारण है समाज के अंदर, सत्य अहिंसा पर गांधी जी के क्या विचार हैं और न्यायपूर्ण युद्ध के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम शांति का परिचय लेते हैं। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि विश्व के अंदर अशांति बहुत है, शांति नहीं है। हम अपने चारों तरफ देखते हैं, राजनीतिज्ञों को देखते हैं, समाज सेवियों को देखते हैं, सरकारों को देखते हैं, जनता को देखते हैं, विभिन्न धार्मिक नेताओं को देखते हैं। सभी एक ही बात करते हैं, शांति की स्थापना करना, शांति कायम करना, शांति से रहना, शांति बनाए रखना। तो इसका मतलब यह है कि शांति कहीं ना कहीं पर जो है पूरी तरह से समाज के अंदर नहीं है, देश के अंदर नहीं है, इस संसार के अंदर नहीं है। तो इसलिए इस पर आज चर्चा किए जाने की बहुत आवश्यकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि लोकतंत्र इस संसार के सभी राजनीतिज्ञ अपने शब्दों में प्रयोग करते हैं, अपने भाषणों के अंदर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, लोकतंत्र का, न्याय का प्रयोग करते हैं। हम समाज में न्याय की स्थापना करना चाहते हैं। मानव अधिकारों की चर्चा संसार के अंदर आम बात है। तो उसी तरीके से लोकतंत्र, न्याय और मानव अधिकारों की तरीके से ही शांति का जुमला भी एक तकिया कलाम है। कोई भी भाषण हमें इस तरह का नहीं नजर आता है जिसके अंदर शांति की बात न की गई हो। सभी शांति की बात करते हैं। जितने राजनीतिज्ञ हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, चाहे राजनीति से अलग समाज सेवी संस्थाएं हैं, चाहे धार्मिक लोग हैं, सभी शांति की बात करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आजकल राजनीति विज्ञान के अंदर विशेष तौर पर लोकतंत्र, न्याय के साथ साथ में मानव अधिकारों की चर्चा होती है और इन सब के साथ में शांति की भी चर्चा आवश्यक रूप से होती है। शांति को स्थापित करने के लिए बहुत सारी संधि समझौते होते हैं, बहुत सारे जो है सम्मेलन होते हैं। तो ये भी एक तकिया कलाम है, एक जुमला है, शांति का जुमला इस संसार के अंदर जो आजकल आम बात है। हर राजनीतिज्ञ अपने भाषणों के अंदर शांति की बात करता है और शांति की बात करता है कि हम शांति की स्थापना करेंगे। इसका मतलब शांति नहीं है।
कोई भी राजनीतिज्ञ अपने भाषणों के अंदर अगर इस तरह की चर्चा करता है कि हमारी सरकार बनने के बाद हम रोजगार देंगे, तो इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि देश के अंदर, राज्य के अंदर बेरोजगारी बहुत है और अगर सरकार बनती है तो वो रोजगार देंगे। बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। उसी तरीके से अगर कोई भाषणों के अंदर चर्चा करता है कि हम शिक्षा की व्यवस्था बढ़िया करेंगे, इसका मतलब शिक्षा व्यवस्था ज्यादा अच्छी नहीं है। कोई बात करता है स्वास्थ्य सुविधाएं दिए जाने की, इसका मतलब यह है कि समाज के अंदर बहुत अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो इसलिए अगर हम शांति की भी बात करता है राजनीतिज्ञ और दूसरे लोग, तो इसका मतलब शांति कहीं ना कहीं पर समाज में स्थापित नहीं है जिस जैसे होनी चाहिए थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, स्विट्जरलैंड के दार्शनिक हैं जोजेक्स बेबेल, उनके अनुसार 1945 तक 14,500 छोटी बड़ी लड़ाइयां लड़ी जा चुकी हैं। अरे 14,500 लड़ाइयां कोई छोटी संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है। और 1945 तक, 1945 के बाद भी बहुत सारी छोटी मोटी लड़ाइयां, बड़ी लड़ाइयां लड़ी जा चुकी हैं। 1945 से पहले 14,500 छोटी बड़ी लड़ाइयां लड़ी जा चुकी हैं। बहुत बड़ी संख्या है प्यारे बच्चों ये। प्रिय विद्यार्थियों, एक फ्रांस के दार्शनिक है गैस्टन बुटहल, उन्होंने कहा है कि इस संसार के अंदर 8,000 से ज्यादा शांति संधि हो चुकी है। और शांति संधि कब होती है? शांति संधि तभी तो होती है जब अशांति रही होगी, तब जब युद्ध हुआ होगा, जब लड़ाई हुई होगी, जब हथियार चले होंगे, जब हत्याएं हुई होंगी, तभी तो शांति संधि हुई होगी। अर्थात शांति डिस्टर्ब है, शांति प्रभावित है, शांति बाधित है, इसलिए शांति संधियां हुई हैं। और 8,000 से ज्यादा शांति संधियां इस संसार के अंदर हो चुकी हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मोर्गेंथो ने कहा है कि मानव जाति के हजारों वर्षों के इतिहास में एक भी दिन इस तरह का ढूंढ पाना बहुत कठिन है जब पृथ्वी पर किसी न किसी भाग में सशस्त्र संघर्ष या युद्ध न होता रहा हो। अर्थात यह हो सकता है कि पृथ्वी के किसी एक हिस्से पर एक समय पर शांति है, लेकिन उसी समय पर पृथ्वी के किसी न किसी देश के अंदर, किसी न किसी हिस्से पर आवश्यक रूप से कोई सशस्त्र संघर्ष हो रहा होगा, कोई लड़ाई युद्ध हो रहा होगा, कोई न कोई अशांति वहां पर जरूर होगी। तो पूरे संसार में इस तरह हजारों वर्षों के इतिहास के अंदर कोई भी दिन इस तरह का देखने को नहीं मिलता है जब पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर कहीं पर कोई संघर्ष नहीं है, कहीं पर कोई अशांति नहीं है, कहीं पर कोई युद्ध और लड़ाइयां नहीं है। तो इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे धरती पर अशांति ही अशांति है। प्रिय विद्यार्थियों, एक परमाणु बम के विस्फोट की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। आपको पता है कि 1914 के अंदर प्रथम विश्व युद्ध हुआ। पहला विश्व युद्ध हुआ कब हुआ? 1914 में शुरू हुआ, 1918 तक चला। प्रिय विद्यार्थियों, क्या इससे पहले युद्ध नहीं हुए? 1914 से पहले क्या युद्ध नहीं हुए? क्या बड़े युद्ध नहीं हुए? जी नहीं, बहुत युद्ध हुए हैं, पहले भी बहुत युद्ध हुए हैं। लेकिन इसका मतलब यह है कि इस युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध का नाम दिया गया। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि 1914 से पहले के जो युद्ध रहे होंगे वो इतने खतरनाक नहीं होंगे, इतने व्यापक नहीं होंगे, इतने बड़े नहीं होंगे, इतने ज्यादा देशों ने उसमें सहभागिता नहीं की होगी, इतना ज्यादा नरसंहार, इतने ज्यादा आदमियों की हत्याएं, इतना ज्यादा नुकसान 1914 से पहले वाले युद्धों में नहीं हुआ होगा। इसलिए 1914 के युद्ध को, क्योंकि यह सबसे अब तक का सबसे खतरनाक, 1914 तक का सबसे खतरनाक युद्ध था, इसलिए इसको प्रथम विश्व युद्ध का नाम दिया गया, क्योंकि संसार के अधिकतर देश इसके अंदर शामिल थे, क्योंकि बहुत बड़ा व्यापक एक युद्ध था ये। इसलिए 1914 में ये युद्ध हुआ, युद्ध समाप्त हुआ, चर्चाएं हुई कि कुछ ऐसा किया जाना चाहिए कि भविष्य में युद्ध ना हो, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई,
लेकिन वो भी युद्ध को रोकने में नाकाम रहा और 1939 के अंदर फिर दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ जो 1945 तक चला। दूसरा विश्व युद्ध जो है वो पहले विश्व युद्ध से भी बहुत ज्यादा खतरनाक था और इस दूसरे विश्व युद्ध के समापन के नजदीक जापान के अंदर हिरोशिमा नागासाकी पर जो परमाणु बमों का प्रयोग किया गया अमेरिका के द्वारा, तो वो और ज्यादा विनाशकारी बनाता है इस युद्ध को। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत खतरनाक युद्ध था। इसके अंदर 1,20,000 से भी ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई, मारे गए, कत्ल हुए। और कमाल की बात यह है कि जितने भी इसके अंदर हत्याएं हुई दूसरे विश्व युद्ध के अंदर, उनमें से लगभग 95% हत्याएं असैनिकों की हुई हैं, साधारण नागरिकों की हुई हैं, जिनका प्रत्यक्ष रूप से युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, कोई संबंध नहीं था युद्ध से, साधारण नागरिक थे। तो 95% वो व्यक्ति मरे हैं। तो इसलिए यह बहुत खतरनाक युद्ध था। इसी दूसरे विश्व युद्ध के अंदर ही विश्व शांति की स्थापना के लिए चर्चाएं शुरू हुई कि अब तो कुछ किया जाना चाहिए और अंततः परिणाम ये निकला कि 24 अक्टूबर 1945 को विश्व में शांति की स्थापना के लिए एक संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व के अंदर शांति स्थापित करना था। 1945 के बाद जो 1945 में अंतर्राष्ट्रीय जो यूएनओ की स्थापना हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, इससे एक बात तो स्पष्ट है प्यारे बच्चों, आज तक हम दो ही विश्व युद्धों की चर्चा करते हैं, पहला विश्व युद्ध और फिर दूसरा विश्व युद्ध। तीसरे विश्व युद्ध की चर्चा नहीं करते हम। क्यों? क्योंकि तीसरा विश्व युद्ध हुआ ही नहीं, और तीसरा विश्व युद्ध अगर नहीं हुआ है तो इसका श्रेय किसको दिया जाए? यह किसकी उपलब्धि है? यह यूएनओ की उपलब्धि है, संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धि है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई और वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई, और उन्होंने तीसरे विश्व युद्ध को होने से रोका है। वो अपने लक्ष्य में, अपने उद्देश्य में कामयाब रहे हैं। उन्होंने तीसरा विश्व युद्ध संसार के अंदर होने नहीं दिया है। और बड़ी अच्छी बात है, अगर तीसरा विश्व युद्ध होता तो हम और आप यहां पर चर्चा नहीं कर रहे होते। प्यारे बच्चों, इतने खतरनाक हथियार इस संसार के अंदर हैं, अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो हम और आप तो नहीं बचेंगे। पूरी पृथ्वी पर हो सकता है कि मनुष्य ही नहीं बल्कि दूसरे जीव जंतु, पेड़ पौधे कुछ भी ना बचे, और यह भी हो सकता है कि पूरी धरती का अस्तित्व ही संकट में आ जाए। तो इसलिए तीसरे विश्व युद्ध को रोकना बहुत आवश्यक है, और तीसरे विश्व युद्ध को रोकने में संयुक्त राष्ट्र संघ की अहम भूमिका रही है, और उनको इस बात का श्रेय दिया जा सकता है कि उन्होंने तीसरा विश्व युद्ध अभी तक संसार में नहीं होने दिया है। तो 1945 के बाद विश्व युद्ध तो तीसरा नहीं हुआ, लेकिन शीत युद्ध जरूर शुरू हुआ। एक ऐसा युद्ध शुरू हुआ, हथियारों की प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, एक हथियारों का अनुसंधान करना, उनकी रिसर्च करना, उनको खरीदना, बेचना, उनका विस्तार करना, उनकी मारक क्षमता बढ़ाना। तो ये इतनी सारी चीजें शीत युद्ध के दौरान शुरू हुई 1945 के तुरंत बाद। और शीत युद्ध के दौरान दो गुटों में पूरा संसार बटा, और उन दो गुटों में से एक गुट जो है सोवियत संघ रूस का था, तो दूसरा गुट जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का था। दोनों गुटों ने इस संसार के अंदर अपनी दादागिरी खूब चलाई। सोवियत संघ का 1991 के अंदर विघटन हुआ, बिखराव हुआ। उसके बाद अमेरिका की राजनीतिक दादागिरी पूरे संसार के अंदर चलने लगी। सोवियत संघ के, रूस के विघटन के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की अपेक्षा करके अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, आक्रमण किया, इराक के ऊपर आक्रमण किया। तो ये जो है शस्त्र आक्रमण किया अमेरिका ने। संयुक्त राष्ट्र संघ इससे खुश नहीं था, इससे नाराज था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की अवहेलना करके, संयुक्त राष्ट्र संघ को अनदेखा करके अफगानिस्तान और इराक के अंदर उन्होंने शस्त्र आक्रमण किया।
कोरिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, भारत चीन, भारत पाकिस्तान, युगोस्लाविया के बीच गंभीर सशस्त्र संघर्ष हुए, युद्ध हुए। ये अलग बात है कि तीसरे विश्व युद्ध की नौबत अभी तक नहीं आई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि विश्व के अंदर शांति की जो हम कल्पना कर रहे थे उस तरह की शांति की स्थापना नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के बाद भी विश्व में शांति की स्थापना नहीं की जा सकी है और अभी भी विश्व के अंदर अशांति है। तो अभी हम बात करते हैं शांति के अर्थ के बारे में। शांति का सामान्य सा अर्थ युद्ध न होने की स्थिति को राजनीति विज्ञान के अंदर लिया जाता है कि अगर युद्ध नहीं है तो इसका मतलब शांति की स्थापना है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि युद्ध नहीं है तो शांति है? जी नहीं। वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर आपसी व्यवहार को सुनिश्चित करती है शांति। शांति अगर हम चाहते हैं तो केवल मैं सुरक्षित रहूं, केवल मेरा देश सुरक्षित रहे, इससे संसार सुरक्षित नहीं रह सकता। संसार सुरक्षित तभी रहेगा, शांति की स्थापना तभी रहेगी जब वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर पूरे संसार को एक परिवार का रूप धारण करके, एक परिवार का रूप मान करके और उसके लिए जब कार्य किया जाएगा तो तब जाकर के विश्व के अंदर शांति की स्थापना की जा सकती है। विभिन्न देशों के बीच में आपसी अच्छे संबंध के साथ साथ गृह युद्ध हुए, आतंकी हमले हुए, हिंसात्मक क्रियाकलाप, छुआछूत, अत्याचार, भेदभाव, जाति प्रथा, धार्मिक तनाव, जातीय दंगे, नक्सलवाद, लिंग आधारित हिंसा, सांप्रदायिक दंगे, उपनिवेशवाद, गुटबाजी का प्रयोग नहीं किया जाता जहां पर शांति होती है। अर्थात शांति के अंदर विभिन्न देशों के आपसी अच्छे संबंध होते हैं। आपसी संबंधों के साथ साथ में जो गृह युद्ध होते हैं किसी भी देश के अंदरूनी मामलों में, वो उनके लिए भी कोई स्थान नहीं शांति में। आतंकवादी हमले भी नहीं होते हैं जहां पर शांति की स्थापना होती है। हिंसात्मक क्रियाकलाप कुछ हो रहा है तो वहां पर भी शांति नहीं है, वो भी शांति भंग हो रही है। अगर छुआछूत जो भारत में ही अक्सर देखने को मिलता है, छुआछूत है तो वहां पर भी शांति की स्थापना नहीं हो सकती है। अत्याचार हो रहा है, चाहे वो किसी जाति के आधार पर है, चाहे वो धर्म के आधार पर है, या फिर आर्थिक स्थिति के आधार पर है, सामाजिक स्थिति के आधार पर है, किसी भी प्रकार का अत्याचार हो रहा है तो वो गलत है। जहां पर अत्याचार होता है वहां पर शांति की स्थापना नहीं होती। जहां पर भेदभाव होता है, जहां पर जाति प्रथा होती है, जहां पर धार्मिक तनाव होते हैं, जहां पर जातीय दंगे होते हैं, नक्सलवाद होता है, लिंग आधारित हिंसा होती है महिलाओं के साथ, या सांप्रदायिक दंगे होते हैं धर्म के आधार पर, धर्म की कट्टरता के आधार पर अगर सांप्रदायिक दंगे होते हैं, या किसी दूसरे पर देश पर जाकर के उपनिवेशवाद की स्थापना की जाती है या गुटबाजी का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर शांति की स्थापना नहीं की जाती। शांति वही होगी जब ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं ये नहीं होंगी तो शांति होगी। प्रिय विद्यार्थियों, शांति, पीस अर्थात ऐसी जहां पर सभी आराम से रह सके। शांति और अहिंसा पर प्रिय विद्यार्थियों अब हम चर्चा करते हैं। महात्मा बुद्ध जी का फोटो आप देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं। तो शांति और अहिंसा दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बगैर नहीं है। क्या ये धारणा सही है? जी नहीं, ये धारणा सही नहीं है। शांति और अहिंसा दोनों का अस्तित्व, अगर शांति है तो अहिंसा भी होगी और अहिंसा है तो शांति भी होगी, ऐसा नहीं कह सकते। अहिंसा का रास्ता होने के बावजूद भी युद्ध हुए हैं। अहिंसा का रास्ता तो था संसार के अंदर। महात्मा गौतम बुद्ध ने पूरे संसार के अंदर जो है अहिंसा का प्रचार प्रसार किया, और गौतम बुद्ध को या बुद्धिज्म को या महात्मा बुद्ध के जो है अनुयायी पूरे संसार के अंदर हैं। बुद्धिज्म जो बौद्ध धर्म है वो पूरे संसार के अंदर बहुत सारे देशों के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन इतना प्रचार प्रसार होने के बावजूद भी क्या शांति की स्थापना की जा सकी? क्या जो
बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, क्या उन्होंने युद्ध नहीं किए? जी नहीं, उन्होंने भी युद्ध किए। जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, राष्ट्र हैं, उन्होंने भी युद्ध किए हैं संसार के अंदर। तो इसलिए युद्ध जो है स्थायी रूप से रोके नहीं जा सके हैं, और जब तक युद्ध होते रहेंगे तो शांति कैसे हो सकती है? और महात्मा गौतम बुद्ध जो है वो शांति के पुजारी थे, वो अहिंसा की बात करते थे। अहिंसा पर गांधी जी के क्या विचार हैं, उसके बारे में और चर्चा करते हैं। महात्मा गांधी जी के अनुसार केवल जीव हत्या करना, जीव को ना मारना ही अहिंसा नहीं है। केवल हत्या ना कर दे तो वो अहिंसा है, ऐसा नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे तरीके हैं हिंसा करने के, अहिंसा को तोड़ने के। उसके साथ साथ किसी दूसरे व्यक्ति को अपने विचारों से, अपने कार्यों से, अपनी घृणा से, द्वेष से, छल कपट से, झूठ के द्वारा किसी तरह की हानि ना पहुंचाना हिंसा है। अर्थात केवल आप कत्ल नहीं करेंगे, जीव हत्या नहीं करेंगे तो आप अहिंसक हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। आप जो है, हम विचारों से भी हिंसा कर सकते हैं, कार्यों से भी हिंसा कर सकते हैं, दूसरे के घृणा, द्वेष, छल कपट और झूठ के द्वारा भी दूसरे पर हिंसा कर सकते हैं। इन सब से हमें अलग होना होगा, इन सब के द्वारा भी किसी को हानि नहीं पहुंचानी है, तभी जाकर के हम कह सकते हैं कि वो अहिंसा है। किसी कार्य को करने में जल्दबाजी करना, किसी दूसरे व्यक्ति के मन में बुरा चाहना, दूसरे व्यक्ति का मन ही मन में सोचना उसका नाश हो जाए, उसको नुकसान हो जाए, उसको नुकसान पहुंचाने की बात को सोचना, यह भी अहिंसा का खुला उल्लंघन है। एक दूसरे की भलाई करें, एक दूसरे के कल्याण के बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचें, अपराधों की संसार के अंदर, इस समाज के अंदर पूरी तरह से रोकथाम हो। अगर ऐसा होगा तो शांति की स्थापना की जा सकती है, शांति को संभव बनाया जा सकता है, अहिंसा की स्थापना की जा सकती है। और महात्मा गांधी जी ने जो इस तरह का समाज होगा जिसमें हम अपने मन से, अपने विचारों से, अपने कर्मों से, अपने जो है किसी भी तरह से चिंतन से किसी के बारे में बुरा ना सोचेंगे, ना चाहेंगे, ना करेंगे, तो ऐसा बढ़िया समाज हो जिसके अंदर सभी का कल्याण हो, सभी की भलाई हो, सभी के तरह के अपराधों पर रोकथाम हो। तो ऐसे ही समाज को महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है? राम राज्य कहा है। विश्व अहिंसा दिवस। प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी जी के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, जो भारत के लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि भारत के जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी वो अहिंसा के पुजारी थे। पूरे संसार के अंदर उनको बखूबी समझा और जाना जाता है, उनके सिद्धांतों को, उनकी जीवन शैली को। तो उसी के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, जो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। अभी प्रिय विद्यार्थियों, हम शांति के लिए नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं। नेल्सन मंडेला आप देख रहे हैं, ये कैलाश सत्यार्थी जी की तस्वीर आप देख रहे हैं। इन सबको, नेल्सन मंडेला को, कैलाश सत्यार्थी, दलाई लामा, मदर टेरेसा, आंग सान सू की, इन सब को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। आप जानते हैं विश्व के अंदर बहुत बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार माना जाता है, और जो विश्व के अंदर 6 मुख्य विषयों पर यह दिया जाता है, और हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, पूरे संसार के लिए गौरव की बात है कि उन 6 विषयों में एक विषय शांति भी है, जो शांति की स्थापना करने के लिए आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा, मानवता के कल्याण के लिए बात करेगा या प्रयास करेगा, उसको नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। और हमारे लिए गर्व की बात यह है कि मदर टेरेसा भी हमारे देश से संबंधित रही है, और कैलाश सत्यार्थी जी जिन्होंने बच्चों के शिक्षा के लिए बहुत प्रयास किए हैं, उन दोनों को
शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। प्रिय विद्यार्थियों, श्वेत कपोत या सफेद रंग, श्वेत रंग शांति का प्रतीक माना जाता है। कपोत कबूतर को कहा जाता है, तो सफेद कबूतर किसका प्रतीक है? शांति का। और बाज शब्द युद्ध पिपासु या युद्ध के लिए तैयार लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। बाज, जो युद्ध करने वाले उत्साही लोग हैं या जो युद्ध चाहने वाले लोग हैं, युद्ध पिपासु लोग हैं, उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? बाज शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अभी बात करते हैं न्यायपूर्ण युद्ध के सिद्धांत की। प्यारे बच्चों, 5वीं शताब्दी के शुरू में संत अगस्टाइन और 13वीं शताब्दी के अंत में संत थॉमस एक्विनास ने न्यायपूर्ण युद्ध के सिद्धांत की अधिक तर्कपूर्ण व्याख्या की। उन्होंने न्याय के लिए युद्ध करना उचित मानते हुए युद्ध का समर्थन किया और युद्ध को सही माना। न्यायपूर्ण युद्ध का सिद्धांत क्या है? जर्मन दार्शनिक जो फ्रेडरिक हिगले हैं और फ्रेडरिक नीत्शे, इन दोनों ने युद्ध का महिमा मंडन किया कि शांति के लिए युद्ध किया जाना आवश्यक है। इटली दार्शनिक विल्फ्रेडो पैरेटो ने भी कहा है कि ताकत या संघर्ष द्वारा शासक वर्ग का निर्माण होता है, अर्थात राजा जब बनता है वो ताकत के द्वारा ही बनता है, संघर्ष के द्वारा बनता है जीतने के बाद। और जनता को शेर के रूप में इन्होंने वर्णित किया है। तो ये भी इनका भी यही मानना है कि न्याय के लिए, शांति स्थापित करने के लिए युद्ध का होना आवश्यक है। इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा किया गया, आप जानते हैं। हालांकि इराक की उसमें गलती थी, कुवैत की भी गलती थी, दोनों की गलती थी, लेकिन इराक ने पूरे कुवैत के ऊपर ही कब्जा कर लिया, एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र के ऊपर कब्जा कर लिया, उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। इराक का मानना था कि कुवैत हमारे हिस्से का तेल निकाल करके कुओं से वो सस्ते में मार्केट में बेच रहा है और उससे हमारे हिस्से का तेल जो है हमारी जमीन के नीचे से निकल करके जा रहा है, हमें आर्थिक नुकसान हो रहा है, उससे दोहरा आर्थिक नुकसान हो रहा है। एक तो हमारा तेल निकाल रहे हैं और दूसरा अंतरराष्ट्रीय मार्केट के अंदर सस्ता तेल बेच रहे हैं। तो इसलिए इराक ने कुवैत के ऊपर कब्जा ही कर लिया। इराक के युद्ध को न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो स्वार्थ पर आधारित था, वो तेल की लड़ाई का एक हिस्सा था। इराक और सद्दाम हुसैन पर अमेरिका के नेतृत्व में भी कार्रवाई की गई, लेकिन सद्दाम हुसैन और अमेरिका के नेतृत्व में जो इराक के ऊपर कार्रवाई की गई उसको भी न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता, वो भी न्यायपूर्ण नहीं कार्रवाई नहीं थी। इराक ने जो किया वो भी न्यायपूर्ण नहीं था और अमेरिका ने किया वो भी न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता क्योंकि दोनों स्वार्थ पर आधारित थे। सद्दाम हुसैन के खिलाफ अमेरिका ने सैनिक कार्रवाई की, जबकि इसके विपरीत पाकिस्तान जो आतंकवादी संगठनों का घर है, जो ट्रेनिंग सेंटर है उग्रवादियों का, आतंकवादियों का एक संरक्षक देश माना जाता है संसार के अंदर, उसके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्रवाई अमेरिका ने नहीं की। क्यों? क्योंकि वो उसके गुट में शामिल है। तो इस तरह से न्यायपूर्ण युद्ध का सिद्धांत राष्ट्रों के स्वार्थ पर निर्भर करता है। जहां पर राष्ट्र का स्वार्थ होगा वहां पर उस युद्ध को न्यायपूर्ण युद्ध का नाम दे करके युद्ध किया जाता है। आजकल संसार के अंदर इस तरह का बहुत देखने को मिलता है कि एक अच्छा सा नाम दे करके जो है गलत कार्य किए जाते हैं। तो यहां पर भी यही हो रहा है कि नाम अच्छा दिया गया है न्यायपूर्ण युद्ध, लेकिन काम और उसके पीछे के जो भाव है वो स्वार्थ है उन देशों का। तो इसलिए युद्ध का सिद्धांत राष्ट्रों के स्वार्थ पर निर्भर करता है। न्यायपूर्ण युद्ध का सिद्धांत, न्यायपूर्ण युद्ध के सिद्धांत को सही नहीं ठहराया जा सकता, इसका सही प्रयोग नहीं होता कि न्याय करने के लिए ही युद्ध होता है। अभी पुनरावृत्ति के लिए कुछ प्रश्न पूछते हैं प्यारे बच्चों, आप उत्तर दीजिएगा। सफेद कबूतर या कपोत किस चीज का प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। बाज किस चीज का प्रतीक है? युद्ध पिपासु या युद्ध के लिए जो उत्साही लोग हैं, युद्ध चाहने वाले जो व्यक्ति हैं, राष्ट्र हैं, उनके लिए बाज शब्द का प्रयोग किया जाता है। विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष
2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर किसका जन्म दिवस है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। प्रिय विद्यार्थियों, गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न नोट कीजिए। शांति क्यों और शांति क्या है? प्रश्न नंबर 2, शांति शब्द का अर्थ क्या है और आजकल इतनी कमजोर क्यों है शांति? प्रश्न नंबर 3, सत्य अहिंसा पर गांधी जी के क्या विचार हैं? प्रश्न नंबर 4 है, न्यायपूर्ण युद्ध का सिद्धांत क्या है? प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर लिख करके आप अपने प्राध्यापक से कॉपी चेक करवाइए। आपने बहुत ध्यान से ये शांति अध्याय के भाग 1 को सुना है। अभी अगले व्याख्यान के अंदर शांति के भाग 2 पर हम चर्चा करेंगे। उसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।